नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर यानी कि सोशियोलॉजी पेपर 2, जिसमें आपको पढ़ना है इसके बारे में रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस के बारे में, सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान पद्धतियों के बारे में अपन को पढ़ना है और बहुत ही बारीकी के साथ हम इन चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। पहला चैप्टर होगा अध्याय संख्या 1, यूनिट नंबर 1 की अध्याय संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे। यानी आपका सिलेबस 8 इकाइयों में बटा हुआ है, उनमें से पहली इकाई होगी जिसका पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में इकाई संख्या 1 का दूसरा चैप्टर आएगा, फिर इसके बाद में इकाई संख्या 1 का तीसरा चैप्टर आएगा। पहले चैप्टर के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं, यानी उसकी संकल्पना को, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, और साथ ही साथ में आप देखते हैं पहले चैप्टर में संकल्पना, इसकी प्रकृति, नेचर ऑफ जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो है नेचर ऑफ सोशल रिसर्च, सोशल रिसर्च का प्रकार, सामाजिक अनुसंधान कितने प्रकार का होता है, कई टाइप से पूरा विस्तार समझाऊंगा और इसका महत्व, और महत्व के साथ साथ मैं विशेषताओं को भी बता दूंगा। यानी कुछ भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, चाहे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सब आप कर पाएंगे। और इसके साथ साथ सबसे मजेदार बात यह है या सबसे इंफॉर्मेटिव चीज ये है आपके इस वीडियो के अंतर्गत कि आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी लगाई गई है एमसीक्यूज की। यानी ऐसे विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, यानी कि टिक वाला आता है ओएमआर पैटर्न, उनके लिए जो है 20-25 क्वेश्चन हर चैप्टर के बाद में आपके प्रैक्टिस सेट के रूप में करवाए जाएंगे, ताकि जो है आपने क्या पढ़ा क्या सीखा, तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन सही होगा और ऑप्शन जो सही होगा वो सही ऑप्शन भी लिखा रहेगा नीचे और उसकी व्याख्या भी लिखी रहेगी कि आखिरकार यही ऑप्शन क्यों सही है। इस तरीके से पूरा डिटेल से, यानी एक कंप्लीट चैप्टर जो होगा, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट चैप्टर जो होगा मिलेगा आपको। चाहे कुछ भी क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जाए, एक भी क्वेश्चंस आपका बाहर से नहीं आएगा अगर आप इन चीजों को समझ लेंगे तो। विषय है आपका बेटा समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी, बीए पंचम सेमेस्टर यानी 5वां सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, तृतीय वर्ष का। न्यू बैच स्टार्ट हो चुका 2025, 26, 27 सभी के लिए, 28 के लिए। पेपर नंबर 2, ठीक है। पेपर नंबर 2 का नाम है सामाजिक विज्ञान की शोध विधियां, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेज का नाम है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 1 का ऑलरेडी जो है मॉडल पेपर में मतलब कि उसका क्या नाम है, चैप्टर संख्या 1 दे चुका हूं, जिसमें इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में हमने डिटेल से जाना, ठीक है। अब इसका जो है आपका 2 चैप्टर मतलब कि एक और बचा हुआ चैप्टर यूनिट नंबर 1 का, पेपर नंबर 1 के, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में मैंने बताया नहीं, जिसमें समाजशास्त्र की उत्पत्ति को लेकर के बताया गया है, तो उसको विस्तार से हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। ये पेपर 2 है, तो पेपर 2 के अध्याय मतलब इकाई संख्या 1, अध्याय संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम 3 इकाई मतलब 3 अध्याय के बारे में पूरी यूनिट को हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आप सभी का इसी प्रकार से हमेशा से अभिनंदन होता रहा है। ये आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप अपने हिसाब से चीजों को पढ़ें और इस जो भी चीजें कमियां रह रही हैं या फिर जो भी चीजें और आपको चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। आपके कमेंट्स को ध्यान से पढ़ा जाता है और उसके बाद में उसका अगले वीडियो में उसके रिप्लाई के साथ या आप कह सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग सुधार किया जाता है। शुक्ला स्टडी पॉइंट का यह जो लेक्चर है सुधार का ही परिणाम है, क्योंकि आप लोग कहते थे गुरुजी छोटा छोटा दिखता है, तो मैंने कहा आप छोटा छोटा नहीं दिखेगा, बड़ा बड़ा दिखेगा। तो आइए हम जो है पहले चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं। चैप्टर संख्या 1, सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, संकल्पना, परिभाषा, विशेषता, प्रकार, ठीक है, और इसका जो है महत्व, सब कुछ डिटेल से हम चर्चा करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। चलिए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पूरे यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलने वाली है। देखिए हेडिंग डालिएगा सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, अंग्रेजी में मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च। देखिए क्या होता है सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च के बारे में अगर बात की जाए, समाज में खोजबीन करने की प्रक्रिया, समाज के तमाम सारे मुद्दे होते हैं, उन्हीं मुद्दों पर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, नए नए तथ्य, नई नई जानकारी इकट्ठा करते हैं। अर्थ लिखिएगा, समाज में घटित होने वाली घटनाओं, समाज में तमाम प्रकार की घटनाएं आए दिनों घटित होती रहती हैं, तो उन सभी घटनाओं, घटित होने वाली क्रियाओं, विचारों, व्यवहारों, संस्थाओं, संबंधों, परंपराओं तथा सामाजिक समस्याओं, ये सब मिलकर के समाज का निर्माण करती हैं। चाहे वो सामाजिक घटनाएं हो, क्रियाएं हो, विचार हो, व्यवहार हो, संस्थाएं हो, संबंध हो, या फिर परंपराएं हो, या फिर सामाजिक समस्याएं ही क्यों ना हो, इन सभी से या इन सभी का वैज्ञानिक, तर्क संगत और व्यवस्थित अध्ययन करना ही सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य होता है।
जैसे समाज में कोई समस्या आ गई, सामाजिक समस्या, उस समस्या के बारे में अध्ययन करना है, उस समस्या के बारे में रिसर्च करना है। तो रिसर्च स्कॉलर जो होगा उस समस्या के बारे में रिसर्च करेगा अच्छे से, तो उसके बारे में उस पूरी जानकारी देगा, क्या समस्या थी, समस्या क्यों उत्पन्न हुई, समस्या का परिणाम क्या निकला और समस्या का अंततः समाधान क्या क्या हो सकता है, आने वाले भविष्य में वो समस्या दोबारा ना आए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, यानी ये सब चीजें हम यहाँ पर समझेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो कुल मिलाकर के यह सामाजिक अनुसंधान में हम इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, सामाजिक घटनाओं का यथावत तथ्य वर्णन, सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक तर्कसंगत और व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, क्रियाओं का तर्कसंगत वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, विचारों का, ऐसे व्यवहारों का और संस्थाओं का, संबंधों का, सभी का, परंपराओं का हम एक सिस्टम से, एक साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करके पूरा रिसर्च करते हैं, उसके बारे में क्या, कैसे, कब क्या होता है पूरी जानकारी एकदम तह तक जाकर के निकाल लेते हैं। यही को सामाजिक शोध कहते हैं, सोशल रिसर्च कहते हैं, सामाजिक अनुसंधान कहते हैं, सामाजिक अन्वेषण कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, अंग्रेजी में सोशल रिसर्च। यह अध्ययन तथ्यों के, तथ्य माने होता है फैक्ट यानी सही सही जानकारी, यह अध्ययन तथ्यों के संकलन, तथ्य माने डाटा, जानकारी, सही सही जानकारी को इकट्ठा करना। सामाजिक अनुसंधान में क्या होता है, सही सही जानकारी को इकट्ठा किया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है। जानकारी को इकट्ठा करते हैं पहले, फिर जानकारी का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं उन जानकारी का कि क्या जानकारी सही है या नहीं सही है, जानकारी कहाँ तक सही है, पूरी चीजें, और फिर उसकी व्याख्या करते हैं एनालिसिस करने के बाद में। और जब व्याख्या हो जाती है तो फिर एक निष्कर्ष निकालते हैं उस घटना को लेकर के, उस समस्याओं को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के, जो ऊपर तमाम सारे टॉपिक मैंने बताए। ये सामाजिक रिसर्च होता है, समाज से संबंधित होता है, समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर जानकारी कलेक्शन करता है, उस पर एनालिसिस करता है, उस जानकारी से संबंधित जो डाटा होता है उस डाटा का एनालिसिस और उस डाटा का एक डिस्क्रिप्शन, व्याख्या करके उसके बाद में फिर उसको लेकर के एक निर्णय देता है, एक निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ आपने इसके अर्थ को समझा। सरल शब्दों में इसके अर्थ को अगर मैं फिर से समझाने का प्रयास करूं तो आप सरल शब्दों में इसके अर्थ को समझ सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसेस है ये, इसके द्वारा या इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, समाज में हो रहे परिवर्तनों को, समाज में तमाम प्रकार के परिवर्तन आए दिनों होते रहते हैं। आप लोगों ने समाज शास्त्र के तृतीय सेमेस्टर में सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा होगा, सोशल जो चेंजमेंट होता है उसके बारे में पढ़ा होगा, सोशल चेंज के बारे में। समाज में तमाम समस्याएं होती हैं, तो सामाजिक परिवर्तनों, सामाजिक समस्याओं और सामाजिक संबंध, इनको समझने के लिए, किसको किसको, सामाजिक समस्या, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संबंध को समझने के लिए, इसको, इनका विश्लेषण करने के लिए और नए तथ्य, इनके बारे में नई नई जानकारी, परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, परिवर्तन आगे क्या होगा, कैसे होगा, या समस्याएं क्या है, समस्याओं का समाधान क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में नई नई जानकारी, नए नए तथ्य जो है इकट्ठा करना, इनको जानने का प्रयास करना ही सामाजिक शोध करता है, सोशल रिसर्च करता है। ठीक है, ये परिभाषा भी आप लिख सकते हैं बड़ी जबरदस्त तरीके से इसके अर्थ के रूप में। आइए अलग अलग विद्वानों के अनुसार परिभाषाओं को देखने का प्रयास करते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान का अर्थ आपने समझा, ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा, सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज, सॉरी सोशल रिसर्च। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सोशल रिसर्च। पहले विद्वान है बाबू, उनका नाम क्या है, पीबी यंग। पीबी यंग नाम है इनका, पहले विद्वान कौन, पीबी यंग। ठीक है, पीबी यंग क्या कहते हैं, पीबी यंग कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान, क्या कहते हैं पीबी यंग, पीबी यंग कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान जो होता है, सामाजिक जीवन से संबंधित, सामाजिक यानी सोशल लाइफ से रिलेटेड जो नई नई जानकारी होती है, नए नए तथ्य होते हैं, उनकी खोज करता है, या फिर नए तथ्यों की खोज करे, या पुराने तथ्य जो पहले से मौजूद है उन तथ्यों का सत्यापन करें। सत्यापन माने होता है उसकी जांच परख करें कि यह तथ्य सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये पुराने तथ्यों का क्या करें, सत्यापन की एक व्यवस्थित विधि का नाम होता है सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च। किसने कहा, पीबी यंग ने कहा। क्या कहा कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन से रिलेटेड नई नई तथ्य, नई नई जानकारी की खोज करता है, या पुराने तथ्यों के सत्यापन की व्यवस्थित प्रक्रिया या विधि का नाम होता है सामाजिक अनुसंधान। बड़ी जबरदस्त परिभाषा दी पीबी यंग ने। दूसरे विद्वान आते हैं, और दूसरे विद्वान आते हैं, उनका नाम है, क्या नाम है बाबू, इनका नाम है पॉल एफ लार्जफेल्ड। ठीक है, ये कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान यानी सोशल रिसर्च सामाजिक परिघटनाओं, समाज में तमाम प्रकार की घटनाएं घटित होती है, उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करता है और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके उन घटनाओं का अध्ययन करता है। यानी एक ऐसी, एक सामाजिक अनुसंधान क्या करता है,
सामाजिक परिघटनाओं का वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके सामाजिक परिघटनाओं का अध्ययन करता है। इसको पॉल एफ लॉरेंसफेल्ड नाम के विद्वान ने इसकी परिभाषा दी। तीसरे विद्वान आते हैं, इन्होंने कहा एल गुड एच हैट, एल गुड एंड एच हैट, ठीक है। एल गुड, गुड और हैट ऐसे शॉर्ट फॉर्म में गुड एंड हार्ट लिखा रहता है। एल गुड पूरा नाम है और एच हैट, ये दो विद्वान हैं। इन्होंने कहा कि सामाजिक अनुसंधान तथ्यों को इकट्ठा करने, उनका विश्लेषण करने तथा उनका व्याख्या करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, एक सिस्टमेटिकल प्रोसेस है। क्या करने का? तथ्यों को इकट्ठा करने का, फैक्ट का कलेक्शन करने का, ठीक है, फैक्ट का एनालिसिस करने का, साथ ही साथ में फैक्ट का जो है डिस्क्रिप्शन देने का एक व्यवस्थित, एक सिस्टमेटिकल प्रक्रिया है। यानी सोशल रिसर्च इज अ सिस्टमेटिकल प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन एंड इट्स, क्या बोलेंगे विश्लेषण को, इट्स एनालिसिस देन डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी कह सकते हैं आप, यानी उसका डिस्क्रिप्शन करता है, विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और उसके बारे में पूरी जानकारी देता है। कुल मिलाकर के ये विद्वानों ने परिभाषा दी। अब जरूरी नहीं कि हर एक विद्वान की परिभाषा आपको याद ही रहे, जरूरी ऐसा नहीं है कि आपको सारी परिभाषा याद ही हो जाए। बिल्कुल, आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप मनुष्य हैं, आपको सभी परिभाषा नहीं याद हो सकती है। मुझे भी सारी परिभाषा नहीं याद है, इसमें कोई शर्म आने की बात नहीं है। आपके प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं उनको भी सारी परिभाषाएं नहीं याद होती विद्वानों की। अब कितने प्रोफेसर हुए हैं समाजशास्त्र के, कितने विद्वान हुए हैं, सभी ने अपनी अपनी परिभाषा दी है। एग्जामिनर यह नहीं जानना चाह रहा गुडे और हार्ट ने क्या कहा, एग्जामिनर ये नहीं जानना चाह रहा कि जो है पीबी यंग ने क्या कहा, एग्जामिनर यह जानना चाह रहा है कि सामाजिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल रिसर्च। एग्जामिनर क्वेश्चंस में इसीलिए लिखता है, जब भी पर्चा छपता है उसमें लिखा रहता है कि इससे आप क्या समझते हैं। कभी आपने गौर किया? नहीं किया होगा, लेकिन शुक्ला स्टडी पॉइंट गौर करता है इन सभी बातों पर। क्योंकि मैं पिछले 7 वर्षों से आपके पढ़ा रहा हूं आपको, तो अनुभव हो चुका है मुझे कि भाई क्वेश्चंस बनाने की प्रक्रिया क्या है, क्वेश्चंस बनाए कैसे जाते हैं और क्वेश्चंस जानना क्या चाह रहा है आपसे। क्वेश्चंस बस ये नहीं कि भाई वो टॉपिक पूछ रहा, नहीं, वो आप चूंकि आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी, ग्रेजुएशन में हो आप, तो आप उस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से आप क्या समझते हैं, आपकी मंत्रणा क्या है, आप उस टॉपिक पर क्या सोचते हो। यानी वो जानना चाह रहा है कि हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का जो एक प्रकार से युवा है, वो इस मुद्दे पर, सोशल रिसर्च पर क्या धारणा बना करके रखा है, क्या सोच रहा है। एग्जामिनर यही जानने का प्रयास करता है और एग्जैक्ट वही चीजें हमको लिखनी होती है। एक आध उदाहरण के माध्यम से एक आध परिभाषा आप बता सकते हैं, विद्वानों की एक आध दो परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, उसको लिख दीजिएगा। क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है वो जो कॉपी चेक कर रहे हो वो उस दृष्टिकोण या उस मंतव्य के ना हो जिस मंतव्य से हम और आपके एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हो। ऐसे में एक आध विद्वानों की परिभाषा आपको लिखना अनिवार्य होता है बीए के क्षेत्र में, तब नंबर मिलता है। तो आप एक आध विद्वानों की परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा, उनको लिख दीजिएगा। अगर परिभाषाएं नहीं याद आ रही तो अपनी परिभाषा भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आप इतने योग्य हो, 18 साल से ऊपर 21 साल तक हो गए हो, आप इतने योग्य हो कि आप चीजों को बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने आपके लिए एक परिभाषा तैयार की, शुक्ला डिपार्टमेंट की एक विशेष परिभाषा, इसको अपने उसमें लिख सकते हैं। आप इसको भी याद मत करिए, आप इन चीजों को समझिए जो मैंने बताया, इसलिए मैं समझा करके बताता हूँ। इनको आप समझिए, अपने दिमाग में जाने दीजिए जो भी चीजें जा रही हैं, और उसके हिसाब से एक अपनी परिभाषा आप बना सकते हैं। अपने हिसाब से जो आपने समझा उसको आप लिख सकते हैं। यही होता है मेन पढ़ने का तरीका, रटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए किसी भी चीज को। चलिए देखें, जब हम समाज में विद्यमान समस्याओं, समाज में तमाम समस्याएं विद्यमान रहती हैं, उन समस्याओं का, तमाम व्यवहार होते समाज में, लगातार व्यवहार, संबंध, प्रक्रियाएं, इन सभी का वैज्ञानिक, तार्किक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, तो उस पद्धति को सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। यह समाज की गहराइयों को समझने की एक विधि पूर्ण प्रक्रिया होती है, या एक वैज्ञानिक मेथड होता है जिसके माध्यम से हम सामाजिक समस्याओं, व्यवहारों, संबंधों, प्रक्रियाओं का एक वैज्ञानिक, तार्किक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। ये होता है सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा। मेरे हिसाब से परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये परिभाषा याद करने में कठिनाई हो रही है, इसको लिखना चाहते हैं, या आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, आपको हमारी पूरी क्लास या ग्रुप से हमारे ज्वाइन होना चाहते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ मिलती है, सभी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज क्लास मिलती है, सब लाइव क्लास, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, सबके पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब मिलते हैं जिस ग्रुप में। उसमें आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, मात्र 100 रुपए फीस में पूरे कोर्स की व्यवस्था है।
9161 93 60 62 में क्रैश कोर्स पूरा का पूरा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तैयारी आपकी टीजीटी पीजीटी आगे चल करके आपको एमए के लिए एंट्रेंस का एग्जाम देना, तो उन सभी के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर देगा यह लेक्चर। और इस तरीके से जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, आप अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो, अपने आप फिफ्थ सेमेस्टर हो, अपने फिफ्थ सेमेस्टर का नाम, ये सब लिख करके भेज दीजिएगा इस दिए गए नंबर पर 9161 93 60 62। इस नंबर पर आप क्या लिख करके भेजेंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट नेम, अपने सेमेस्टर के नाम। व्हाट्सएप पर भेजना है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, स्कैनर। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। केवल 100 रुपए फीस में आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। केवल सोशियोलॉजी ही नहीं, बल्कि आपके जो 2 मेजर सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है फिफ्थ सेमेस्टर में, तो 2 पेपर यानी कि आपका फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर एक सब्जेक्ट का, और दूसरे सब्जेक्ट का भी फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर देखें तो आपके 4 सब्जेक्ट यही हो जाते हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। सब्जेक्ट 2 ही है, लेकिन आपको पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग पढ़ना पड़ता है, अलग अलग पेपर भी दोनों का होता है, ठीक है। और एक सब्जेक्ट आपका होता है को करिकुलर का, यानी अनिवार्य पेपर जो होता है को करिकुलर, जैसे आपने फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का 4th सेमेस्टर में दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका होता है अनिवार्य पेपर। ऐसे ही इसमें किसको देना पड़ेगा आपको, अनिवार्य पेपर यानी को करिकुलर में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, यानी कि विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता का पेपर देना है। और उसकी अगर बात किए तो उसका पेपर हमेशा सभी विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव ही होता है, यानी इसमें आपको रीजनिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जो कि बहुत कठिन होते हैं अपने आप में, जिनको पढ़ना बहुत ही कठिन होगा आपके लिए। और इसी कठिनाई कोई प्रकार से आपको अनुभव ना हो कठिनाई, इसके लिए ये कोर्स व्यवस्था की गई, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगी, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी इसके प्रैक्टिस सेट तमाम सारे लगभग 5 से 7 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, आंसर के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ सब कुछ है आपको मिलेगा। इसमें आप इसका जो है पूरा जानकारी ग्रहण कर पाएंगे, सब कुछ आप समझ पाएंगे, कहीं से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है, भटकने की कहीं पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। यानी इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र कितने रुपए में हो जाएगी, 100 रुपए फीस में हो जाएगी। अब सोचो इतना कहाँ पर आपको मिलेगा, जिसमें आपके ये 2 सब्जेक्ट और एक अनिवार्य पेपर यानी को करिकुलर, 5 सब्जेक्ट आपके जो है मात्र 100 रुपए फीस में आपकी इनकी तैयारी हो जाएगी। क्रैश कोर्स के हिसाब से पूरा डिटेल्स जानकारी आपकी परीक्षा में आप बढ़िया नंबर प्राप्त करेंगे अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो, ठीक है। इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत जो भी सब्जेक्ट आपका होता है सभी सब्जेक्ट की जानकारी मिलती है, सब कुछ आपको पीडीएफ नोट सभी सब्जेक्ट के मिलते रहते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मिलेंगी। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, लाइव क्लास जब भी होगी उसकी लिंक मिलेगी, इसके साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, जैसे आप पीडीएफ पीडीएफ मिलेगी, वीडियोज और लाइव क्लास देख चुके हैं तो उसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन आंसर होते हैं, एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो भी होते हैं, और लिखने वाले यानी कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस भी आपके इसमें शामिल किए गए हैं, उनके आंसर भी। इस तरीके से बहुत ही एक कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट चीजें आपको मिलने वाली हैं, कहीं पर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके अलावा जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रजू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, या फिर आपका और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, एमजी प्यारू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जो भी हो, अंग्रेजी मतलब आपका हिंदी अगर समझ में आता है जिन लोगों को, वहां तक की यूनिवर्सिटीज में सब कुछ जहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी पेपर होता है, उन सभी में यही चीजें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको विस्तार से मिलेंगी, तो जिनको भी जुड़ना है तुरंत, वैसे सभी को जुड़ना चाहिए, मात्र 100 रुपए फीस है, आप चौराहे पर निकलेंगे तुरंत आपका खर्च हो जाएगा। अगर आप ऐसे इन 5 सब्जेक्ट की सीरीज देखो, 5 सब्जेक्ट की सीरीज लेंगे तो कम से कम आपका एक सब्जेक्ट की सीरीज 60 रुपए की, तो 5 सब्जेक्ट की 300 रुपए की आपको सीरीज पड़ जाएगी, यानी 300 रुपए खर्च करने से बेहतर है, या एक सब्जेक्ट की आप किताब लेंगे 200 रुपए 150 रुपए की किताब आती है, लगभग 1000 रुपए भी किताब के लग जाने हैं, और आपको किताब सीरीज ना खरीदनी पड़े और आप आसानी से पढ़ पाए, पेपर में अच्छा नंबर आ जाए और एक अनुभव के साथ पढ़ पाए, क्योंकि इसी क्षेत्र में मैं जुड़ा रहता हूँ, तो सब कुछ आपके लिए व्यवस्था की गई है, तो तुरंत जुड़ जाइए, देर मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर, व्हाट्सएप पर जो दिया गया है, और उसको समझने का प्रयास करिए। परिभाषा हो गई, अब हेडिंग डालिएगा, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशल रिसर्च।
सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशल रिसर्च। प्रकृति की अगर बात की जाए, देखें लिखिएगा, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति को समझने के लिए हमें इसके अंतर्निहित गुण यानी कि इसकी जो क्वालिटी है, विशेषताएं, उसको समझना आवश्यक है। हालांकि विशेषताओं का एक अलग हमने टॉपिक रख रखा है, उसका हेडिंग अलग पढ़ा रखा है ताकि आपको भटकने की जरूरत न पड़े। सब कुछ चाहे विशेषता पूछे तो आप उसमें लिख पाए, अब प्रकृति पूछे तो अलग लिख पाए। यह अनुसंधान न केवल तथ्यों की खोज करता है बल्कि समाज की समस्याओं के समाधान की दिशा में भी कार्य करता है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके कार्य करता आता है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है, तो ये कुछ वैज्ञानिक भी है और कुछ मानविकी का भी सब्जेक्ट रहा है। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही जबरदस्त जो है चीजें यहाँ पर आपको समझ में आएंगी। कई तथ्य, कई पॉइंट के माध्यम से हम चीजों को समझेंगे। तो पहला हेडिंग इसकी प्रकृति को स्पष्ट करती है कि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। ये किस पर आधारित है बेटा? वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है कौन? जो ये सोशल रिसर्च वाला मुद्दा है ये। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान किस पर है? वैज्ञानिक प्रविधियों का अध्ययन, मतलब वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके इसका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में जानकारी एकत्र करने की, जानकारी यानी तथ्य इकट्ठा करने की, तथ्य का विश्लेषण करने की, तथ्य का निष्कर्ष निकालने की के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसकी प्रकृति भी वैज्ञानिक है। इसमें वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी होती, जो भी जानकारी मिलती है वो सत्य होती है, फैक्ट होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है उसमें। और परीक्षण योग्यता यानी कि वेरिफिकेशनबिलिटी भी होती है, यानी इसको बाद में भी चेक किया जा सकता है। जैसे आज हम इसका कोई सूत्र या कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान निकालते हैं, तो आप जो है 10 साल बाद, 4 साल बाद भी उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, आप इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एक जो है वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित सब्जेक्ट है, पहली प्रकृति इसकी। दूसरी प्रकृति में आप लिख सकते हैं, का नेचर कैसा है? समाज केंद्रित अध्ययन करता है, सोशल सेंटर्ड स्टडी, यानी सामाजिक अनुसंधान सामाजिक मुद्दों पर ही फोकस करता है, सामाजिक मुद्दों के बारे में ही रिसर्च करता है। यह अनुसंधान व्यक्ति नहीं, यह अनुसंधान व्यक्ति नहीं बल्कि समाज को केंद्र में रखता है, यानी कि व्यक्ति पर अध्ययन नहीं करता ये। ठीक है, इसमें समाज जो होता है मुख्य पात्र के रूप में होता है, यानी समाज जो होता है इसमें मुख्य पात्र होता है, जबकि व्यक्ति इसमें गौण हो जाता है। व्यक्ति का उतना इंपॉर्टेंस नहीं, बल्कि सामाजिक घटनाएं, सामाजिक समस्याएं, समाज के बारे में अध्ययन करता है, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संबंध के बारे में। ठीक है, जैसे परिवार के बारे में अध्ययन करता है ना, परिवार के एक मुखिया के बारे में, जाति के बारे में अध्ययन करता है, वर्ग के बारे में, संस्था के बारे में, परंपराओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। इन सभी से संबंधित जो भी जानकारी होती है, इसकी समस्या समाधान सबके बारे में जानकारी। ठीक है, तो ये होता है। तीसरी तीसरी प्रकृति क्या है इसकी? सामाजिक अनुसंधान की तथ्यात्मक तथा एवं उद्देश्यपूर्ण है, यानी कि इसमें फैक्ट आधारित है, फैक्ट इसमें जुड़ा हुआ है, यानी कि फैक्चुअल एंड पर्पजफुल, यानी उद्देश्य, कोई भी चीज इसमें है बिना उद्देश्य की नहीं। सामाजिक अनुसंधान एक उद्देश्य को ध्यान में करके सामाजिक जो है अनुसंधान किया जाता है। सोशल रिसर्च बिना एम के, बिना उद्देश्य के नहीं किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका लक्ष्य समाज से संबंधित सटीक और प्रमाणिक जानकारी एकत्र करना होता है, जिससे सामाजिक ज्ञान को समृद्ध किया जा सके, सामाजिक जानकारी को और आगे बढ़ाया जा सके। सामाजिक रिसर्च के द्वारा ही आप देखते हैं समाज आगे बढ़ा है, सामाजिक क्षेत्र में तमाम प्रकार की चीजें हुई हैं। इसका लक्ष्य क्या होता है? हमेशा एक लक्ष्य समाज से संबंधित सटीक और प्रमाणिक जानकारी देना और साथ ही साथ में सामाजिक ज्ञान को समृद्ध करना होता है। ये इसकी प्रकृति है। चौथी प्रकृति आप लिख लीजिए, गतिशीलता और परिवर्तनशीलता। ये एक जैसा नहीं होता, इसमें परिवर्तनशीलता, चूंकि समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है तो सामाजिक प्रकृति में परिवर्तन होगा, सोशल रिसर्च में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, समाज निरंतर बदलता रहता है, अतः सामाजिक अनुसंधान भी समय के अनुसार विकसित होता रहता है। यह नई सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दृष्टिकोण को बदलता रहता है। जैसे जैसे कहते हैं ना टिट फॉर, मतलब कि जिस तरीके से सठे साठे समाचार टिट फॉर टेट, जैसी जरूरत होती जैसे को तैसा उस हिसाब से आगे बढ़ता रहता है। जैसे समाज बदला तो ये भी बदल जाता है। ठीक है, इसकी प्रकृति भी बदलती रहती है, यानी कि ये गत्यात्मक है। पांचवी प्रकृति मूल लिखिएगा, मूल्य निरपेक्ष की अपेक्षा, यानी वैल्यू नेचुरलिटी इसमें होती है, यानी शोधकर्ता को अपने व्यक्तिगत विचार, मान्यताएं या पूर्वाग्रह अनुसंधान में नहीं लाने चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति मान लेते रिसर्च स्कॉलर है, वो रिसर्च कर रहा है, शोध कर रहा है, कोई सामाजिक शोध कर रहा है, ऐसे में उसका जो व्यक्तिगत विचार है उसको आपको नहीं उसमें घुसेड़ना है। सामाजिक शोध में आप अपने व्यक्तिगत विचार अपने पास रखें, केवल फैक्ट फैक्ट पर आधारित उसके हिसाब से निष्कर्ष दीजिए। आपकी मान्यताएं उसमें मैटर नहीं करती हैं। आप किसी चीज के बारे में पहले से कोई धारणा बना रखें तो पूर्वाग्रह भी उसमें काम नहीं आता। पूर्वाग्रह माने कोई व्यक्ति किसी के बारे में पहले से धारणा बना ले कि भाई ये व्यक्ति ऐसा ही है, तो आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आप जो जानकारी सत्य होगी वो एक प्रकार से आप नहीं निकाल पाएंगे। बस आप यही करेंगे कि भाई वो तो पहले से ऐसा है, क्योंकि पहले से आपको किसी ने बता रखा कि भाई ये व्यक्ति ऐसा ही है,
तो आप उसके बारे में जब रिसर्च करेंगे, उस समाज के बारे में रिसर्च करेंगे, पहले से पता कि भाई ये समाज ऐसा है, तो फिर आप मतलब जानकारी आपके दिमाग में बैठा देंगे कि ये समाज ऐसा ही है, जबकि वो वैसा है नहीं, लेकिन आपके दिमाग में बैठ चुका है, तो वही पूर्वाग्रह है। तो इन पूर्वाग्रह से, अपनी मान्यताएं से और व्यक्तिगत विचारों से आपको एकदम से परे रहना पड़ता है। शोधकर्ता एकदम से वस्तुनिष्ठ और एक निरपेक्ष होकर के अध्ययन करता है या रिसर्च करता है, एकदम से व्यापक तरीके से और बिना किसी लाग लपेट की बात करता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी होती है इसमें। छठा इसकी जो है विशेषता, मतलब उसका क्या नाम है, प्रकृति है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों का समावेश करता है। ब्लेंड ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि यह अनुसंधान एक और सिद्धांतों का विकास करता है, प्रिंसिपल के बारे में बताता है, किसी भी टॉपिक का सिद्धांत बता देता है, सिद्ध कर देता है उस चीज को कि भाई हाँ ये चीज ऐसी ही होगी। वहीं दूसरी ओर सामाजिक समस्याओं के व्यवहारिक समाधान भी प्रस्तुत करता है। सामाजिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं का व्यवहारिक समाधान भी, यानी कि जरूरी नहीं कि हर चीज इसका सिद्धांत में ही हो, इसका व्यवहारिक प्रचलन भी कर देता है, यानी व्यवहार में भी चीजों को बता करके सामाजिक समस्याओं का निर्धारण, सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकता है व्यवहार के द्वारा ही। यानी कि व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार के सिचुएशन में ये जरूरी होता है या कामगीर होता है। ये इसकी इसीलिए इसकी प्रकृति जो है सैद्धांतिक भी है, मानविकी भी है और साइंटिफिक भी है, सैद्धांतिक भी और व्यवहारिक भी है। सातवीं प्रकृति लिखिएगा, बहुविध तकनीकों का उपयोग, यानी यूज ऑफ मल्टीपल टेक्निक, यानी इसमें आप देखेंगे बहुविध, कई विधियों, कई तकनीकों का प्रयोग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं किसी एक टेक्निक का प्रयोग करके सामाजिक रिसर्च हो जाता है, सोशल रिसर्च हो जाता है, इसमें कई टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न विधियों का प्रयोग होता है, जैसे कि प्रश्नावली विधि यानी क्वेश्चनर विधि के द्वारा, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू विधि के द्वारा, सर्वेक्षण यानी सर्वे के द्वारा, सांख्यिकी विश्लेषण यानी कि आप देखते हैं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के द्वारा हम चीजों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही बारीकी के साथ आपको मैं समझा रहा हूं। अंग्रेजी मीडियम से आप पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए यह लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है, यह बात आप ध्यान रखिएगा बहुत ही बारीकी के साथ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो बाबू, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, आप देखो कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए कितने दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप जान लीजिए कि रात रात भर जो है ऐसे सोचता रहता हूं कब पूरा होगा 1 मिलियन का सपना, कब पूरा होगा 1 मिलियन का सपना। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों। आपके लिए इतना कंटेंट तैयार करता हूं, इतना मेहनत करता हूं। आप सोचो कि बीए के क्षेत्र में इससे पहले कौन सा चैनल था जो आपके लिए ऐसा मेहनत कर रहा था, लेकिन आपके लिए इतना कंटेंट, अच्छा अच्छा कंटेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास। आप तो जानते हैं, आप पुराने स्टूडेंट हो मेरे, आपको तो पता होगा। जो नए बच्चे हैं वो नहीं जानते होंगे, लेकिन नए बच्चे तुरंत सब्सक्राइब कर देते हैं। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों, क्या है कि भाई वीडियोस आपके पास मिल ही जाती है, जैसे एग्जाम टाइम आता है तो वीडियोस आपके पास पहुंच जाती है, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते। सब्सक्राइब कर दीजिए, 1 मिलियन पहुंचा दीजिए, उसके बाद में करना चाहे मत करना, मैं कहूंगा भी नहीं। 1 मिलियन वाला जो खिताब है मिल जाए मुझे, सिल्वर प्ले बटन मिल गई है, गोल्डन वाली आ जाए, बस यही मैं चाहता हूँ। उसके बाद में बढ़िया सा कोई व्यवस्था की जाए, केक को काटा जाए इसमें, ठीक है। और आज तक मैंने इसीलिए नहीं काटा है केक की 1 लाख पर 2 लाख पर काटा जाए कि 1 मिलियन पर सीधा कटेगा शुक्ला स्टडी पॉइंट का केक, और वो आप लोगों के सहयोग से कटेगा। आप सभी लोग प्लीज इसको बढ़वाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सभी दोस्तों को बताइए कि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके क्षेत्र में, बीए के क्षेत्र में कितना काम कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल ग्रहण कर ले, उसके बाद में प्रारंभ करते हैं कक्षा को। तो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति आपने समझा, सामाजिक अनुसंधान का क्या समझा आपने, अर्थ समझा, परिभाषा समझ ली, ठीक है। वैसे मैं चाहता तो बस इतना ही पढ़ा करके एक चैप्टर बना देता, ऐसे ही लोग करते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट का चैप्टर हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको गुमराह ना किया जाए, आपको पूरा डिटेल में बताया जाए, ताकि आप चाहे एमए में पढ़ रहे हो जाएं, और चाहे आप जो है पीएचडी करने के लिए जाएं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी कंपटीशन की तैयारी, सोशियोलॉजी का अगर ये सोशल रिसर्च मेथड से अगर कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा, उसी दिन आकर के शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को अनसब्सक्राइब या डिसलाइक मार करके चले जाना। मैं कुछ नहीं बोलूंगा बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन जो भी देता हूं वो कंटेंट एकदम से परफेक्ट देता हूं। मॉडल पेपर आएगा, उसमें देखिएगा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं तैयार करूंगा। चलिए सामाजिक, अगला देखें, सामाजिक अनुसंधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च, हेडिंग डालिएगा, टाइप ऑफ सोशल रिसर्च। इसके कई प्रकार होते हैं। सामाजिक अनुसंधान को हम विभिन्न दृष्टिकोणों से समझ सकते हैं। इसके प्रकार मुख्यतः 3 आधारों पर विभाजित किए जा सकते हैं। पहला आधार है उद्देश्य के आधार पर, ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, यानी इसका पर्पज के अकॉर्डिंग इसके जो है कितने टाइप होते हैं। तो पहले पर्पज के अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर आगे चल करके हम और चीजों के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहला कौन सा उद्देश्य आपका ये होता है, सबसे पहला आपका होता है मौलिक अनुसंधान, यानी कि बेसिक यानी फंडामेंटल रिसर्च। इसका उद्देश्य ज्ञान में वृद्धि करना होता है, ना कि किसी समस्या का सीधा समाधान करना होता है। बस इसका मतलब है कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र व्यापक किया जाए, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। यह अनुसंधान सिद्धांतों को गहराई से समझने और उनके विस्तार के लिए किया जाता है। ठीक है, ये होता है मौलिक रिसर्च। इसकी विशेषताएं क्या हैं? यह लंबी अवधि में सामाजिक विज्ञान के विकास में सहायता करता है, यानी कि किसी लंबी अवधि में एक प्रकार से अगर रिसर्च करना है सामाजिक विज्ञान में तो उसमें सहायता करता है। दूसरी बात, इससे नए विचार, नई नई अवधारणाएं, नए नए सिद्धांत भी उत्पन्न होते हैं, यानी मौलिक सिद्धांत से। ठीक है, इसका तत्काल उपयोग नहीं होता है, पर यह अकादमिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि अगर पढ़ाने वगैरह के दृष्टिकोण से देखें ये महत्वपूर्ण। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप देखें तो भारतीय समाज में पितृसत्ता की उत्पत्ति का ऐतिहासिक विश्लेषण करना हुआ, तो इस जो है मौलिक सिद्धांत के द्वारा हम इसको, या मौलिक अनुसंधान के द्वारा हम इस जो है मुद्दे का, इस विषय पर हम रिसर्च करेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। यानी पहला क्या है, मौलिक अनुसंधान उद्देश्य के आधार पर, और दूसरा होता है अनुप्रयुक्त अनुसंधान। अनुप्रयुक्त यानी कि अप्लाइड रिसर्च। इस अनुसंधान का उद्देश्य व्यवहारिक समस्याओं का समाधान खोजना होता है। इसका प्रयोग नीति के निर्माण करने में, योजनाओं और सुधार कार्यक्रमों में जो है लागू किया जाता है। विशेषताएं इसकी क्या क्या लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये अप्लाइड रिसर्च यानी कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान। उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार के रिसर्च होते हैं, एक मौलिक अनुसंधान और एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान। ठीक है, अनुप्रयुक्त अनुसंधान की विशेषताएं समझे। यह समाज की वर्तमान समस्याओं को हल करने में उपयोगी होता है। समाज में जो वर्तमान समस्याएं होती हैं, डायरेक्ट समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है साथ ही, और वो जो था आपका वो नहीं करता था। ठीक है, और के अलावा इसका सीधा संबंध सामाजिक योजनाओं और प्रशासनिक निर्णयों से डायरेक्ट संबंध होता है, जबकि उसका नहीं होता था मौलिक अनुसंधान का। ठीक है, उदाहरण के रूप में समझे, जैसे कि शहरी क्षेत्रों में बाल श्रम की समस्या को कम करने के उपायों का अध्ययन करना। ठीक है, ये एक रिसर्च करना इसका मुद्दा हो सकता है, इसका विषय हो सकता है कि शहरी क्षेत्रों में जो बाल श्रम है, बालक लोग जो काम कर रहे हैं, इसकी एक समस्या है, इस समस्या को कम कैसे किया जाए, इस पर रिसर्च करना किया जाएगा। वह रिसर्च कैसा होगा? वह रिसर्च होगा आपका अप्लाइड जो है सोशल रिसर्च, यानी कि अनुप्रयुक्त सामाजिक अनुसंधान। तो ये दो प्रकार के अनुसंधान होते हैं उद्देश्य के आधार पर, मौलिक अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान। ठीक है, आप फिर से देख लीजिएगा रिपीट करके वीडियो, क्योंकि मैं आपको बार बार बताऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। दूसरा आधार होता है प्रकृति के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिक ऑफ नेचर। इसका नेचर कैसा, उसके अकॉर्डिंग कई प्रकार के अनुसंधान होते हैं। पहला बेसिक, इसका मतलब इसका नेचर कैसा है। तो पहला आपका होगा वर्णनात्मक अनुसंधान, यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें इस रिसर्च में क्या होता है, वर्णनात्मक अनुसंधान में किसी सामाजिक घटना, कोई सामाजिक घटना है, कोई समूह है सामाजिक, कोई संस्था है, कोई प्रक्रिया है, इसका तथ्यात्मक वर्णन किया जाता है। डिस्क्रिप्शन विस्तार से वर्णन के साथ तथ्यात्मक वर्णन किया जाता है। फैक्चुअल वर्णन यानी कि जानकारी सही सही होती है, वर्णन किया जाता है इसमें। या केवल क्या है पर ध्यान देता है, क्यों और कैसे पर नहीं। यानी ये केवल कोई समस्या क्या है, कोई घटना क्या है, यानी घटना क्या है, समूह क्या है, संस्था क्या है, प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में बताता है। क्यों है और कैसे है इस पर ध्यान नहीं देता। ठीक है, क्यों है और कैसे इस पर ध्यान नहीं देता, ये बस केवल क्या है इस पर ध्यान देता है, जो वर्णनात्मक अनुसंधान है। और यह जनगणना, जैसे जनगणना हुआ, जनमत संग्रह हुआ, ठीक है, सामाजिक ढांचों आदि पर किया जाता है। जनगणना करना हुआ तो कौन, वर्णनात्मक अनुसंधान किया जाएगा, जनसंख्या कितनी है, जनगणना कितनी है, जनता जनमत संग्रह किया जाएगा, यानी कि जनता किस पक्ष में है। तो इन्हीं सभी चीजों को बस ये करता है। उदाहरण के रूप में ग्रामीण भारत में प्राथमिक चिकित्सा की स्थिति की जांच करना हुआ। ठीक है, तो प्राथमिक स्थिति की जांच करना हो तो आप कर सकते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान के द्वारा। ठीक है, दूसरा होता है विश्लेषणात्मक अनुसंधान, यानी कि एनालिटिक रिसर्च। विश्लेषणात्मक अनुसंधान की अगर बात करें बाबू, एनालिटिकल रिसर्च मेथड की बात की जाए, विश्लेषणात्मक अनुसंधान, तो यह अनुसंधान एकत्र किए गए तथ्यों का, इन डाटा जो पहले से इकट्ठा है उनका विश्लेषण करता है और उनके बीच संबंधों को उजागर करता है कि दो जानकारियों के बीच में कौन कौन से संबंध हैं। यानी इसी को बोल सकते हैं आप विश्लेषणात्मक अनुसंधान। विशेषताएं इसकी क्या होती हैं, इसमें सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग होता है। सांख्यिकीय विधि मतलब कि वर्गीकरण का, सारणी का, इन सभी विधियों के द्वारा हम इसको कैटेगरी कर लेते, बांट लेते, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है,
यह केवल स्थिति का वर्णन नहीं करता है कि कैसी स्थिति है, बल्कि कारण और परिणाम की पड़ताल भी करता है। जैसे उसमें क्या था, केवल स्थिति घटना क्या है उसको बताता था, लेकिन इसमें कैसे है और क्यों है इस तक भी जाता है ये विश्लेषणात्मक अनुसंधान। उदाहरण के रूप में जैसे समझे, दलित समुदाय में शिक्षा का स्तर और रोजगार के बीच में क्या संबंध है। शिक्षा का स्तर, दलित समुदाय में शिक्षा का स्तर कैसा है और शिक्षा के स्तर के हिसाब से रोजगार के बीच में, रोजगार के बीच संबंध कैसा, शिक्षा के स्तर रोजगार के बीच में संबंध कैसा है। इस संबंध को दर्शाने के लिए हमको जो है विश्लेषणात्मक अनुसंधान इस मुद्दे पर करना पड़ेगा, इस विषय पर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। तीसरा जो होता है आपका ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान की बात की जाए, हिस्टोरिकल रिसर्च कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं इसको। ठीक है, यह अनुसंधान अतीत की सामाजिक घटनाओं, परंपराओं, आंदोलन आदि का अध्ययन करता है। ठीक है, किसका अध्ययन करता है? सामाजिक घटनाओं, परंपराओं, आंदोलन, इन सभी का अध्ययन करता है। इसकी विशेषताएं क्या है बाबू? विशेषताएं यह है कि इसमें अभिलेखों, अभिलेख माने जो पहले से लिखे गए लेख है वो, दस्तावेज तमाम सारे हैं उन दस्तावेजों, शिलालेखों, शिला पर यानी कि पत्थरों पर लिखे हैं, तमाम प्रकार की जीवनियां लिखी गई हैं, तो उन स्रोतों से जानकारी ली जाती है। इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान यही होता है कि इतिहास में क्या क्या चीजें किसी मुद्दे पर हो चुकी है उससे जानकारी लेते हैं, और यह वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की जड़ों को समझने में सहायता करता है यह अनुसंधान। ठीक है, जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को अगर हमको देखना हुआ, इस पर रिसर्च करना हुआ, तो वह रिसर्च का कहलाएगा ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाएगा। ठीक है, ऐतिहास के मुद्दों पर जब हमको रिसर्च जानकारी ग्रहण करनी होती है तो हम ऐसे तमाम प्रकार की चीजों को पढ़ते हैं जिससे उस क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है और एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा उसको हम समझा पाते हैं। चौथा होता है आपका प्रकृति के अकॉर्डिंग अनुसंधान का प्रकार, वो होता है प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? यह अनुसंधान नियंत्रित परिस्थितियों में यानी कंट्रोल सिचुएशन में किया जाता है, जब सिचुएशन एकदम से कंट्रोल में हो, जिसमें किसी परिस्थिति को बदल करके उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी परिस्थिति को, कंट्रोल में परिस्थिति है, परिस्थिति को बदल करके उस परिस्थिति का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको देखना होता है। विशेषताएं समझे इसकी, इसमें कारण और प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है, यानी कि क्यों कोई घटना क्यों हुई है, उसका क्या कारण रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ा है समाज पर, इन दोनों का अध्ययन इसमें किया जाता है। सामाजिक विज्ञानों में इसका प्रयोग सीमित है, यानी कम किया जाता है सामाजिक विज्ञानों में इसका प्रयोग, लेकिन महत्वपूर्ण है। जहां पर भी किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया जाता है। ये वैज्ञानिक अनुसंधान में बहुत जबरदस्त होता है, प्रयोगात्मक अनुसंधान, प्रैक्टिकल करके चीजों को समझना। उदाहरण के रूप में अगर समझे इसको तो, जैसे मोहल्ले में स्वच्छता जागरूकता अभियान के पहले और बाद की स्थिति की जांच करना हुआ कि पहले क्या था और अब क्या है, इसकी पूरी रिसर्च करने के लिए ऐसी चीजें करी जाती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। तो मोहल्ले में स्वच्छता जागरूकता अभियान आपने चलाया, अभियान चलाया, उस समय की सिचुएशन कैसी थी और उसके बाद में क्या परिणाम निकला उसका, वो क्या था, इन दोनों के बीच में एक प्रकार से अध्ययन किया जाता है। तो एक ये हो गया आपका, यानी कि चार प्रकार से आपके प्रकृति के आधार पर रिसर्च जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान, ठीक है, सामाजिक अनुसंधान में ऐतिहासिक अनुसंधान, ठीक है, इसके अलावा विश्लेषणात्मक अनुसंधान और वर्णनात्मक अनुसंधान। प्रकृति के आधार पर अनुसंधान चार प्रकार के होते हैं, उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान दो प्रकार के होते हैं, मौलिक अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान। ठीक है, ये आपका होगा अनुसंधान का प्रकार। अब तीसरा जो टाइप है, तीसरा उद्देश्य है, तीसरा जो आधार बनता है वो विधि के आधार पर, कानून का मतलब विधि के आधार पर सोशल रिसर्च का, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड, यानी कि विधि के आधार पर जो है, ये कई प्रकार का विधि के आधार पर भी होता है। जैसे कि सर्वेक्षणात्मक अनुसंधान, पहला सर्वेक्षणात्मक मतलब कि सर्वे रिसर्च, जिसमें सर्वे किया जाता है। यह अनुसंधान बड़े जन समूह से प्रश्नावली या इंटरव्यू के माध्यम से, यानी कि क्वेश्चन ना रहे तो क्वेश्चन पूछ करके, या तो इंटरव्यू सामने सामने बैठ कर जानकारी इकट्ठा की जाती है, तो क्वेश्चन भेज करके जानकारी मंगवा ली जाती है, उसके माध्यम से डाटा यानी जानकारी को इकट्ठा किया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे किसानों की आय कितनी है और कितना कर्ज है, उनकी स्थिति पर सर्वे करना हुआ समाज में जाकर के, तो किसानों की आय यानी कितना कमाते, कितना कर्जा है, इन सभी के बारे में रिसर्च करना हुआ तो उसको बोलेंगे सर्वेक्षण, सर्वे करना। ठीक है, तो ये भी एक रिसर्च होता सर्वे। तो ये एक प्रकार से इसकी क्या है, इसकी विधि के आधार पर है, विधि के आधार पर। ठीक है, और दूसरा होता है विधि के आधार पर सोशल रिसर्च, वो है प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण विधि बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी जिसमें आप ऑब्जर्वेशन करते देखते हैं, शोधकर्ता समाज में जाकर के प्रत्यक्ष रूप से लोगों के व्यवहार, गतिविधियों को, बोलचाल आदि को देखता है और उसमें शामिल होकर के चीजों को समझता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में देखिए,
जैसे बच्चों के खेल में सामाजिक भूमिकाओं का अवलोकन करना, देखना जाकर के बच्चों के खेल में सामाजिक भूमिका कितनी है, समाज के लोग बच्चों के खेल में क्या भूमिका निभाते हैं, इन चीज की रिसर्च करना हो तो परीक्षण विधि होती है, वो ऑब्जर्वेशन विधि, यानी देखना जाकर के उनके बीच में होकर के चीजें क्या क्या हो रही है, कैसे हो रही है, कुछ जाना पड़ता है। तीसरा होता है आपका विधि के आधार पर साक्षात्कार विधि। ये भी एक अनुसंधान का प्रकार है। साक्षात्कार विधि मतलब होता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू माने आमने सामने बैठ करके हम लोग बातचीत करके किसी भी मुद्दे पर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, इसको इंटरव्यू मेथड कहा जाता है। ठीक है, साक्षात्कार विधि में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इंटरव्यू मेथड कहते हैं। पूरा विस्तार से आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं। प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है इसमें। यह विधि गहन जानकारी देने में सहायक होती है। ठीक है, किसी मुद्दे के बारे में आप किसी से जाकर के बढ़िया से पूछें उसके बारे में जानकारी लिए। तीसरा आपका चौथा होता है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी जब किसी एक व्यक्ति के बारे में पर्टिकुलर पूरे तह तक जाकर के जानकारी इकट्ठा करना होता है, किसी एक व्यक्ति, किसी एक वर्ग, समुदाय, किसी के बारे में हो, किसी एक व्यक्ति, परिवार, संस्था या घटना का विस्तृत अध्ययन, एकदम से डीपली अध्ययन करना होता है तो केस स्टडी बोलते हैं उसको। उदाहरण के रूप में जैसे एक दलित परिवार का सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में, किसी एक दलित परिवार के बारे में पूरी जानकारी आपको इकट्ठा करनी है तो हो जाएगा आपका केस स्टडी मेथड। ठीक है, पांचवा होता है विधि के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण का प्रकार, वो है सांख्यिकीय अनुसंधान, स्टेटिस्टिकल रिसर्च। यानी इसमें गणितीय तकनीकों का प्रयोग करके आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, जैसे कि समानांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, इन सभी का विचलन वगैरह का प्रयोग करके इसमें हम जानकारी ग्रहण करते हैं। उदाहरण के रूप में समझे, अलग अलग जातियों में साक्षरता यानी कि पढ़ाई लिखाई की जो एक प्रकार से दर है उसका तुलनात्मक अध्ययन करें। जैसे कि हम चार्ट बना लें कि ब्राह्मण लोग एक प्रकार से कितना पढ़े लिखे हैं। ठीक है, ब्राह्मण लोग कितना पढ़े लिखे हैं, फिर क्षत्रिय लोग कितना पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और वैश्य लोग कैसे क्या पढ़े लिखे हैं, और जो है शूद्र लोग कैसे पढ़े लिखे हैं। तरीके से हम इसको चार्ट बना करके, एक सारणी बना करके समझ सकते हैं। तो इसमें हम क्या होगा, एक तो सांख्यिकीय अध्ययन हो गया, तुलनात्मक अध्ययन हो गया, तो सारणी के माध्यम से समझ लेंगे। ठीक है, बहुलक की क्या किसमें क्या व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं पे ये सब चीजें जो होती हैं वो इसमें आती हैं सांख्यिकीय अनुसंधान में, स्टेटिस्टिकल रिसर्च में। तो ये रिसर्च के प्रकार है। विधि के आधार पर रिसर्च जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। सांख्यिकीय अनुसंधान, ठीक है, केस स्टडी अनुसंधान, साक्षात्कार विधि के द्वारा अनुसंधान, परीक्षण विधि के द्वारा अनुसंधान, इसके अलावा आपका सर्वेक्षण विधि के द्वारा अनुसंधान। ये विधि के आधार पर अनुसंधान 5 प्रकार के, और आपके उसके 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर, और आपका क्या होता है, पहला क्या था आपका, उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के। तो इस तरीके से आपने अनुसंधान का प्रकार डिटेल से समझ लिया, विस्तार से मैंने आपको बता दिया है, अनुसंधान का प्रकार आपका हो गया। ठीक है, अब हेडिंग लगेगा अनुसंधान का महत्व। ठीक है, क्या हेडिंग पड़ेगी, अनुसंधान का महत्व हेडिंग डालिएगा बेटा। अनुसंधान का महत्व हेडिंग डालिएगा, क्या महत्व, चलिए हेडिंग क्या पड़ेगी, अनुसंधान का महत्व, सामाजिक अनुसंधान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च। लिखिएगा कि सामाजिक अनुसंधान समाज शास्त्र का मूल आधार है। इसके बिना समाज को समझना, सामाजिक समस्याओं को पहचानना बहुत कठिन काम हो जाएगा। महत्व उसका यही कि सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए, सामाजिक समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए, या फिर उनकी पहचान करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए, ठीक है, जो है बिना सामाजिक अनुसंधान के संभव नहीं हो पाता ये काम, ये काम असंभव है। इसीलिए इसको संभव बनाने के लिए सामाजिक शोध की जरूरत पड़ती है, सोशल रिसर्च की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसका महत्व अनेक स्तरों पर देखा जा सकता है। आइए एक एक स्तर को हम समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक समस्या क्या करते, सामाजिक समस्याओं में सामाजिक अनुसंधान का महत्व इसलिए है, पहला महत्व लिखिएगा, सामाजिक समस्याओं की पहचान करता है और समाधान ढूंढता है ये। ठीक है, कोई समस्या है, क्या समस्या क्या है उसकी पहचान करना हुआ, समस्या का समाधान करने के लिए जरूरत होती है सामाजिक रिसर्च की, सोशल रिसर्च की, और वो करता है, इसीलिए इसका महत्व है। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि समाज में कौन सी समस्याएं अधिक गंभीर हैं और कौन सी समस्याएं कम गंभीर हैं, और जो समस्याएं अधिक गंभीर है उनका क्या कारण है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, ये चीजें सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हो जाती हैं, इसलिए इसका महत्व ज्यादा है। जैसे कि गरीबी हो गई, बेरोजगारी है, लैंगिक भेदभाव है, माने महिला पुरुष के बीच में भेदभाव, ये सब एक गंभीर मुद्दा है। इनको पहचानना और इनके समाधान ढूंढना ये सोशल रिसर्च में किया जाता है, इसीलिए जरूरी है, इसका महत्व है। आगे देखें, दूसरा है आपका नीति निर्माण में सहायता करता, नीति बनाने में सहायता करता है ये। ठीक है, नीति निर्माण में सहायक है, दूसरा महत्व।
जैसे सरकार की कुछ नीतियां बनाना हो, प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं अनुसंधान से प्राप्त तथ्यों के आधार पर ही समाज उपयोगी नीतियां बनाती हैं। सामाजिक रिसर्च के द्वारा तमाम प्रकार की रिसर्च जानकारी करी जाती है कि समस्या को लेकर के उसका समाधान कैसे करना है, सरकार तक वो डाटा जाता है, सरकार उसके लिए नीति निर्माण मतलब नीतियां बनाती है ताकि समाज में उस नीतियों को जो है लागू करके समाज की समस्या को दूर किया जा सके। इसलिए भी जरूरी है, जैसे कि उदाहरण के रूप में समझे शिक्षा नीति, जैसे शिक्षा की समस्या थी, नवीनतम शिक्षा नीति है, इसमें समस्या थी कि पहले 5 साल तक मतलब कि 3 साल तक अगर बीए में एक आध साल आपका गैप हो जाता था, फिर आपको शुरू से बीए करना पड़ता था, फिर आपको शुरू से बीएससी करना पड़ता था। अब क्या है कि मान लेते हैं आपने 2 सेमेस्टर पढ़ाई करी, तो आपको एक प्रकार से अब फिर से दोबारा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब डायरेक्ट आपका थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा, आप 2 साल बाद में पढ़ना शुरू कर दो तब भी, ठीक है? यानी बीए छोड़ सकते हो और बीए छोड़ने के बाद में फिर आप 1-2 साल बाद फिर आएँगे तो फिर वहीं से एडमिशन आपका हो जाएगा, ये प्रक्रिया है। ठीक है? यानी कि आप एक फर्स्ट ईयर पढ़ चुके तो फिर सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। सेकंड ईयर पूरा पढ़ चुके तो थर्ड ईयर में हो जाएगा और सेकंड ईयर तक ही पढ़े तो उसमें आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है? ये चीजें हैं। जैसे महिला सशक्तिकरण पर नियम कानून बनाना हुआ, योजना बनानी हुई, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम, ये सब कहीं न कहीं पे नीति निर्माण में सहायता होता है। महिला सशक्तिकरण की तमाम योजनाएँ जो सरकार ने बनाई हैं या फिर जनसंख्या नियंत्रण के तमाम सारे कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, इन सभी को एक प्रकार से कहीं न कहीं पे जो जानकारी मिलती है वो इसी से सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही मिलती है। यानी ये महत्व है इसके लिए। तीसरा महत्व लिखिएगा, सामाजिक सामाजिक बदलाव को समझने में सहायता करता है। सामाजिक परिवर्तन लगातार हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही समझा जा सकता है, इसलिए ज़रूरी है ये। यानी समाज में समय-समय पर बदलाव आते रहते हैं। जैसे कि सोच में बदलाव हुआ मनुष्य के, जैसे कि मनुष्य के व्यवहार में बदलाव हुआ, मनुष्य का लाइफ़स्टाइल बदलती है, जीवन शैली बदल जाती है। तो अनुसंधान इन चीज़ों का यानी क्यों बदलता है, सामाजिक सोच बदलती क्यों, उसका क्या कारण रहा बदलने का और उसका परिणाम क्या निकलेगा, उन सभी का विश्लेषण करता है, ठीक है? और इसी चीज़ को एक प्रकार से कहीं न कहीं पे सामाजिक रिसर्च में समझा जाता है। उदाहरण के रूप में समझें जैसे कि शहरीकरण। आजकल क्या है, गाँव के लोग शहरों में भाग रहे हैं, लोग जो है अपना एकल फैमिली में कन्वर्ट हो रहे हैं और शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है। तो इसका प्रभाव का अध्ययन करना हुआ, तब हमको साक्षात्कार मतलब इसकी ज़रूरत पड़ती है सोशल रिसर्च की। ये भी एक प्रकार से इसका महत्व है। इसके अलावा सामाजिक सिद्धांतों का विकास करने में भी महत्व होता है अनुसंधान का। अनुसंधान के आधार पर ही समाजशास्त्र में नए-नए सिद्धांत और नए-नए कॉन्सेप्ट यानी अवधारणाओं का विकास होता है। जैसे कि समाजीकरण की कॉन्सेप्ट आया, अवधारणा आई। समाजीकरण क्या होता है? अंग्रेजी में सोशलाइज़ेशन बोलते हैं। यानी समाज में जब एक बच्चा पैदा होता है तब मात्र वह एक मांस का लोथड़ा होता है। लेकिन जब वह बच्चा धीरे-धीरे समाज के संपर्क में आता है, परिवार के संपर्क में आता है, वो तमाम जानकारी सीखता है। वो एक प्रकार से अपने बारे में जानता है। वो भाषा, बोली, बोल-चाल, पहनावा-ओढ़ावा, बैठना-उठना सब कुछ सीखता है, नियम-कायदे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा समाज में, सब कुछ जानता, सब कुछ सीखता है। ऐसे ही संस्कृतिकरण की प्रक्रिया होती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को किसने दिया है? एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। बड़ी जातियाँ मतलब उच्च जातियों के जैसा व्यवहार, हाव-भाव, चाल-ढाल सब कुछ निम्न जाति के लोग जब उच्च जाति के जैसा व्यवहार करने लगते हैं और लंबे समय तक करते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि वो निम्न जाति के लोग उच्च जाति में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है और इसको एम.एन. श्रीनिवास नाम के एक विद्वान है, भारतीय समाजशास्त्री, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। संरचना यानी स्ट्रक्चर, ये सब समझने के लिए ज़रूरी होता है सोशल रिसर्च के बारे में, ठीक है? तो हर एक क्षेत्र में इसका महत्व है। 5वां महत्व है शिक्षा और अकादमिक क्षेत्र में उपयोग। देखिए, अनुसंधान विद्यार्थियों और शिक्षकों को विषय की गहराई से समझ देता है, उन्हें स्वतंत्र विचारक बनाता है, वो खुल करके किसी मुद्दे पर सोच सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही संभव हो पाया है। उदाहरण के रूप में विश्वविद्यालयों में शोध प्रबंध होता है, थीसिस जमा करनी पड़ती है। आप आगे चल करके रिसर्च करेंगे, थीसिस आपको जमा करनी पड़ेगी। तो वो थीसिस जो आप जमा करेंगे या कोई परियोजनाएँ बनाएँगे, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, हमको मदद करता है, इसमें मदद मिलती है, ठीक है? इसके अलावा छठी बात है, सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा मिलता है। यानी कि अनुसंधान से समाज के लोग अपनी समस्याओं, अपने अधिकारों, कर्तव्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होते हैं, ठीक है? इन सभी के प्रति जागरूक होते किसके? सामाजिक जागरूकता आवश्यकता को बढ़ावा देता है। यानी अनुसंधान के से क्या होता है? समाज के लोग अपनी समस्याओं, अधिकारों, कर्तव्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होते हैं, समस्याओं को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। ये सब महत्व होता है। इसके अलावा सामाजिक सुधार की दिशा में कदम। यानी अनुसंधान हमें यह बताता है कि किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है और उसके लिए कौन-कौन से उपाय प्रभावी होंगे, कौन से क्षेत्र में सुधार हुआ है, कौन से क्षेत्र में नहीं हुआ है, ये सब अनुसंधान के द्वारा पता चलता है। अनुसंधान का बड़ा अधिक महत्व है, ठीक है? अब महत्व तो हो गया आपका, अगला हेडिंग डालिएगा, सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएँ। वैसे महत्व, प्रकृति और विशेषताओं में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, वही चीज़ें इसमें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन अलग तरीके से लिखना पड़ता है, इसमें और भी इसकी विशेषता
विशेषताओं को समझाने का प्रयास मैं करूंगा। एग्जाम में चूंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे, गुरुजी रिसर्च आपने इसकी विशेषताओं को तो बताया ही नहीं। ठीक है, सोशल रिसर्च की विशेषताओं को अगर समझे हम तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, लिखिएगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल रिसर्च। ठीक है, हेडिंग डालिएगा। देखिएगा बेटा, सामाजिक अनुसंधान यानी सोशल रिसर्च जो होता है, इसकी विशेषताएं उसे अन्य अनुसंधानों से अलग बनाती हैं। ये विशेषताएं यह दर्शाती है कि सामाजिक अनुसंधान कैसे कार्य करता है, उसका स्वरूप कैसा है और वह किन गुणों से युक्त होता है, यानी इसकी क्वालिटी क्या है, वो उसका स्वरूप सामाजिक अनुसंधान का कैसा है और ये कैसे कार्य करता है। सामाजिक विशेषताएं, सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं बेसिकली यही बात को बताएंगी। आइए इसके कई पॉइंट्स को समझते हैं। पहली हेडिंग डालिएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अध्ययन करता, साइंटिफिक अप्रोच। शुरुआत में मैं चर्चा कर चुका हूं, जैसे कि सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है जिसमें निरीक्षण, तर्क, परीक्षण और निष्कर्ष का पालन किया जाता है। उदाहरण के रूप में समझे, शोधकर्ता किसी सामाजिक समस्या को लेकर के पहले उसका अवलोकन यानी पहले उस समस्या को देखता है, फिर उसके बाद में उस समस्या से संबंधित कोई जानकारी इकट्ठा करता, डाटा एकत्र करता है और फिर उसके बाद उस डाटा का विश्लेषण करता है। तो सामाजिक अनुसंधान की पहली विशेषता है क्या, कि वह एक प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है किसी भी चीज का अध्ययन करने के लिए, वैसे नहीं बोल देता, उसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी इकट्ठा करता है। दूसरी बात, उद्देश्यपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। इसमें व्यक्तिगत राय या पूर्वाग्रह नहीं होता है, निष्कर्ष केवल तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होता है। पहली इसकी विशेषता उद्देश्यपरकता यानी ऑब्जेक्टिविटी होती है, कोई इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं ठोका जाता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा जाता है, जो भी होता है तथ्य और आंकड़ों के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जैसे यह सुनिश्चित करता है कि परिणाम विश्वसनीय है, ठीक है, रिलेबल हो और समानीकरण योग्य हो, यानी कि इसको जनरलाइजेशन मतलब कि जनरलाइबल किया जा सके, समानीकरण किया जा सके, सिद्धांत में कर्मठ किया जा सके। ठीक है, तीसरी विशेषता आप लिखिएगा सामाजिक अनुसंधान की, व्यवस्थित पद्धति यानी कि सिस्टमेटिकल मेथोडोलॉजी का प्रयोग है। यह शोध क्रमबद्ध और चरणबद्ध रूप से किया जाता है, इसलिए वैज्ञानिक है। समस्या का चयन पहले होता है, फिर परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, फिर डेटा का संग्रह किया जाता है और फिर विश्लेषण करके और फिर लास्ट में निष्कर्ष निकलता है। ये सामाजिक अनुसंधान के चरण है। सेकंड चैप्टर में हम लोग सामाजिक अनुसंधान के चरण को ही पढ़ने वाले हैं। डिटेल तरीके से हम पढ़ेंगे, समस्या का चुनाव कैसे करना होता है, परिकल्पना निर्माण कैसे होता है, ये सब पूरा डिटेल से जानकारी। इससे अनुसंधान अधिक संगठित और दोहराने के योग्य बन जाता है। ठीक है, व्यवस्थित पद्धति के द्वारा। चौथा विशेषता क्या है, चौथी विशेषता प्रयोगात्मकता यानी कि इंपीरिकल नेचर है, इसका प्रयोगात्मकता है। सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग और अनुभव दोनों पर आधारित डेटा का प्रयोग होता है, जो वास्तविक जीवन घटनाओं से संबंधित होता है। ठीक है, शोध का आधार केवल सिद्धांत नहीं होता बेटा, बल्कि अनुभवजन्य तथ्यों पर आधारित भी होता है, यानी कि केवल सिद्धांतों पर आधारित नहीं होता। सामाजिक अनुसंधान में एक तरफ वैज्ञानिकता भी होती है, दूसरी तरफ आपका व्यवहारिकता भी होती है, सैद्धांतिकता भी और व्यवहारिकता भी, दोनों का जो है लसोलैस होता है। सामाजिक सरोकार, सोशल रिलेवेंस। सामाजिक अनुसंधान की बात की जाए तो इसका सीधा संबंध सामाजिक समस्याओं और परिवर्तनों से होता है। सामाजिक संबंध जो है उसमें बदलाव कैसे हो रहा है, उन चीजों को अध्ययन करता है। यह अनुसंधान समाज को समझने के लिए, उसकी समस्याओं को पहचानने के लिए और उसका समाधान सुझाने में सहायता करता है सामाजिक अनुसंधान। ठीक है, आप इनमें से कोई 2-3 परिभाषा, 4 परिभाषा लिख, मतलब कि ये विशेषता जान सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन मुझे बताना है सब कुछ ताकि आपको कुछ कोई डाउट बचे ना। लचीलापन भी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, यानी यह अनुसंधान परिस्थितियों की और विषय वस्तु के अनुसार लचीला होता है, बदलता रहता है समय और परिस्थिति के हिसाब से। ठीक है, यानी शोधकर्ता आवश्यकता के अनुसार पद्धति या टूल्स को बदल भी सकता है। हो सकता है कि कोई एक पद्धति उसमें प्रयोग ना आ रही हो किसी शोध में, तो दूसरी पद्धति का प्रयोग करके उस शोध को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, इसके अलावा सातवीं विशेषता सोशल रिसर्च की ये है बेटा कि सामूहिकता की प्रवृत्ति है, यानी कि इसमें जो है कम्युनिकेटिव नेचर है, इसमें सामूहिकता होती है, यानी कि सामाजिक अनुसंधान एक सतत प्रक्रिया है, एक सस्टेनेबल प्रोसेस है जो पूर्ववर्ती अध्ययनों पर आधारित होता है, यानी कि पहले उस पर क्या रिसर्च हो चुका है उसको पहले जांचना पड़ता है, परखना पड़ता है। यानी किसी भी मुद्दे पर पहले से रिसर्च हुआ है, उस रिसर्च को पढ़ा जाता है कि क्या रिसर्च हुआ है, फिर उसके बाद उसमें कुछ नई जानकारी अगर ऐड करना हुआ या उसके दूसरे तरीके का हुआ रिसर्च तो उसमें किया जाता है। ठीक है, यानी नए शोध पुराने शोधों का विस्तार करते हैं, जिससे ज्ञान का संचय होता है। ठीक है, पुराने शोध में हो सकता है कम जानकारी हो तो उसको थोड़ा और जानकारी बढ़ा करके लिखा जाता है, लेकिन पुरानी चीजों को पहले जाना जाता है। आठवीं बात, परिकल्पना आधारित यानी हाइपोथेसिस ओरिएंटेड है, यानी प्रायः यह अनुसंधान एक परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस के आधार पर शुरू होता है। एक पहले परिकल्पना हम तैयार करते कि हमको इस आधार पर आगे बढ़ना है और उसी परिकल्पना को हम बाद में चेक करते कि भाई जो हमने सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है,
जिसे परीक्षण के बाद सिद्ध या असिद्ध किया जाता है कि भाई जो हमारी परिकल्पना थी वो परिकल्पना सही उतरी कि नहीं उतरी। ठीक है, जैसे वो कहते नहीं कि सोचते थे कि वो कितने मासूम थे, देखते ही देखते क्या हो गए, बेवफा हो गए, ऐसे कुछ गाना है। तो भाई परिकल्पना तो बनाई थी उस लड़की ने कि भाई जो है उसने कि भाई जो है क्या हो, हम बड़े अच्छे हैं, हमारी वफा किए हैं, ठीक है, लेकिन बेवफा हो गए देखते देखते, यानी कि कब बेवफा हो गए कुछ पता ही नहीं चला। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये चीजें पहले परिकल्पना बनाई गई, लेकिन परिकल्पना बना लिया, आपने रिसर्च कर डाला, पूरा सिद्धांत निकाल डाला, लेकिन वह सिद्धांत इस परिकल्पना से मेल ही नहीं खाता, तो सिद्धांत आपका रिसर्च बेकार ही है, कूड़ा करकट है। ठीक है, लेकिन अगर परिकल्पना जो आपने बनाई है वो सही परिकल्पना पर उतर रहा है तो मान लीजिए आपका रिसर्च सिद्ध है, सही है। इससे अनुसंधान अधिक केंद्रित हो जाता है और विश्लेषणात्मक बन जाता है, यानी कि इसमें आप मुद्दे से भटकते नहीं है। जब आप परिकल्पना बना करके रखते हैं तो उसी पर आपको चलना होता है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू पर चलना होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैंने परिकल्पना बना करके पहले इसको बनाया, लिखा, इसको सेट किया कि हमको यही ही चीजें ऐसे ऐसे बतानी है, पढ़ानी है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं लिख करके ना लेता तो हो सकता है भटक जाता, बीच में किसी और टॉपिक में बीच में कूद जाता, तो इस तरीके से मैं भटक सकता था। लेकिन जब मैंने इसको इस सिस्टम से लिखा तो मैं भटक नहीं रहा हूँ, एक टॉपिक टू टॉपिक में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, नौवां है आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण, यानी कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव दोनों को अपनाता है, यानी कि एक क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को देखता है। इसमें आंकड़ों के माध्यम से मात्रात्मक विश्लेषण भी होता है और अनुभव और व्यवहारों के गुणात्मक विश्लेषण भी होता है। शोध का क्षेत्र व्यापक बन जाता है इस दृष्टिकोण से। इस तरीके से सोशल रिसर्च जो है बहुत जबरदस्त तरीके से आप समझ सकते हैं। सार्वजनिकता, यानी कि इसमें पब्लिक जो है जो है वेरीफाइबिलिटी होती है, यानी कि वेरीफाइबिलिटी मतलब होता है सार्वजनिकता, यानी अनुसंधान के परिणाम सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध होते, कोई भी इसको चेक कर सकता है इसकी सत्यता को, ताकि अन्य शोधकर्ता भी उसकी पुष्टि कर सके। यह पारदर्शिता और सत्यता को बढ़ावा देता, ताकि कोई भी रिसर्च हम ऐसे नहीं करें, हम तथ्यों के आधार पर करें, इस बात की पुष्टि कोई दूसरा रिसर्च स्कॉलर भी कर सकता है कि हमने जो डाटा बताया है, जानकारी बताई है, वो सही है अथवा नहीं सही है। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझा, पूरा चैप्टर समझ लिया। अब आगे इसका निष्कर्ष देख लीजिए, फिर उसके बाद में टेस्ट में लगा दूंगा। निष्कर्ष लिख सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान सोशल रिसर्च का निष्कर्ष की भाई क्या निकल सकता है। निष्कर्ष देखें, सामाजिक अनुसंधान केवल एक शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं बल्कि समाज को समझने, समाज को बदलने और सशक्त करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह नैतिक जिम्मेदारी है। यह मानव समाज के रहस्यों को उजागर करने का एक औजार है जो न केवल तथ्यों की खोज करता है सामाजिक अनुसंधान, बल्कि समाज की आत्मा को स्पर्श भी करता है। ठीक है, ये रहा एक प्रकार से इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष को कई पॉइंट में मैंने लिख करके लिखा है, इसको समझिए, यानी कि अभी तक आपने क्या क्या समझा, क्या क्या पढ़ा, निष्कर्ष के माध्यम से आप उसको जान लीजिए, एक रिकॉल, एक रिकैप। ठीक है, चले, पहली बात देखिए, वैज्ञानिक समझ और वास्तविकता का उद्घाटन करता है। ये सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक विधियों से समाज के क्रियाकलापों, समस्याओं और संबंधों की गहराई से जांच करता है, जिससे कल्पना नहीं बल्कि प्रमाण पर आधारित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। केवल हम सोच रहे हैं कि भाई ऐसा होगा, उसको हम तथ्य के हिसाब से जांचते भी हैं। दूसरी बात, नीति निर्धारण और सामाजिक योजना का आधार है, यानी यह नीति निर्माताओं को आंकड़ों व विश्लेषण के आधार पर समाज उपयोगी निर्णय लेने में मदद करता है, जिससे योजनाएं जमीनी सच्चाई पर आधारित होती हैं, केवल कागज पर ही नहीं बल्कि जमीनों पर भी इसका रिसर्च के द्वारा चीजें फिट होती है। तीसरी बात, तीसरा निष्कर्ष लिख सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन को दिशा देने वाला यह एक प्रकार से माध्यम है। शोध समाज में मौजूद समस्याओं, विषमताओं और संघर्षों को उजागर कर समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए ठोस आधार प्रदान करता है। ठीक है, इसके साथ साथ सिद्धांतों और धारणाओं का परीक्षण, सामाजिक अनुसंधान पुराने सिद्धांतों को चुनौती देता है, नए मॉडल को प्रस्तुत करता है और निरंतर विचारधारा में परिष्कार करता है। यह समाजशास्त्र को गतिशील बनाए रखता है, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, पांचवा निष्कर्ष, सामाजिक चेतना का निर्माण करता है, यानी कि सामाजिक अनुसंधान व्यक्ति को केवल जानकार नहीं बनाता कि व्यक्ति केवल जानकार हो जाए, व्यक्ति को केवल नॉलेज हो जाए, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है, जो समाज की बुनियादी सच्चाइयों से परिचित होता है और उसमें परिवर्तन के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, समाज में कोई परिवर्तन करना हुआ जो अच्छा है समाज के लिए, उस परिवर्तन के लिए वो एक प्रकार से आगे बढ़ता है, जिम्मेदार नागरिक के रूप में उभरता है जब वो सामाजिक रिसर्च जो है पढ़ता है, जानता है उसके बारे में। तो इस तरीके सामाजिक रिसर्च, सोशल रिसर्च के बारे में आपने बहुत जानकारी ले ली। इससे बेटर आपके कॉलेज में कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, जिस तरीके से मैंने इतना कंटेंट अच्छा अच्छा आपके लिए इकट्ठा करके आपके लिए नोट्स तैयार किया है, इस सब का सब नोट्स आपको मिलेगा
बहरहाल इसका आपको प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 का, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल रिसर्च। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च, सभी से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, पहला प्रश्न, सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विज्ञान को बढ़ावा देना, समाज की समस्याओं को समझना, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन लगा दीजिएगा, समाज की समस्याओं को समझना। सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? समाज में मौजूद विविध समस्याओं, प्रवृत्तियों, संबंधों तथा व्यवहारों को वैज्ञानिक पद्धति से समझना होता है, ताकि उनके समाधान के लिए ठोस दिशा तय की जा सके कि उस समस्या का समाधान कैसे करना है। तो इस तरीके के आपके जो है क्वेश्चंस भी मैंने रखे हैं ताकि आप इसको समझ पाए, मतलब कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कैसे आएंगे। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, सामाजिक अनुसंधान की कौन सी विशेषता इसे वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ती है? बताएं। वस्तुनिष्ठता जोड़ती है, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी जोड़ती है। ठीक है, कौन सी जोड़ती है? ऑब्जेक्टिविटी जोड़ती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। यानी सामाजिक अनुसंधान में निष्पक्ष तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित अध्ययन होता है। इसमें अनुसंधानकर्ता के निजी विचार नहीं शामिल होते हैं और साथ ही साथ में इसकी वैज्ञानिकता बनी रहती है इसी वजह से, क्योंकि इसमें निजी विचार और पूर्वाग्रह नहीं शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें निष्पक्ष जांच होती है हर एक चीज की। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता क्या है? एक अनिवार्य विशेषता क्या? मूल्य आधारित है ये, या व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, या योजनाबद्ध प्रक्रिया है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? योजनाबद्ध प्रक्रिया है ये। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने सी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। सामाजिक अनुसंधान यानी सोशल रिसर्च जो होता है बाबू, एक व्यवस्थित, चरणबद्ध और योजनाबद्ध प्रक्रिया होती है, जिसमें किसी सामाजिक समस्या का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों से किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्न में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का गुण नहीं है? अनुभवजन्य है, बिल्कुल है। ठीक है, प्रमाण पर आधारित भी होता है, निजी राय पर आधारित नहीं है, ये व्यक्तिगत मतलब कोई नहीं होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नहीं है पूछा गया है कौन सा गुण, यही वाला गुण नहीं है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य निष्पक्ष, अनुभवजन्य और वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्राप्त करना होता है, या किसी व्यक्ति की राय पर आधारित नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने लिख भी रखा ताकि आप जब पीडीएफ प्राप्त करें तो उसमें आप आसानी से इन चीजों को पढ़ भी पाएं। ठीक है, पीडीएफ ऐसे प्राप्त करें, पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है इसके लिए आपको मैंने बता रखा है कि आप हमारे चैनल से मतलब कि हमारे ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, 9161936062। आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हो बेटा, और लाइव क्लास के ग्रुप से जुड़ सकते हो जहां पर लाइव क्लास भी मिलेगी आपको। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट नेम लेकर के भेज दीजिएगा। आपके सेमेस्टर में 5वें सेमेस्टर का आप ये भी नाम लेकर के भेजिएगा, गुरुजी हम 5वें सेमेस्टर में, हमको इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, इसके लिए आपकी पूरी व्यवस्था कर दी गई, मात्र 100 रुपए फीस में, 100 रुपए फीस में पूरा 5th सेमेस्टर की तैयारी आपको करवाई जाएगी। इसमें आपके दोनों मेजर सब्जेक्ट के दोनों पेपर, यानी 4 पेपर ये आपके हो जाएंगे, और एक पेपर आपको को करिकुलर का, एनालिटिक, एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस, कुल मिलाकर के 5 पेपर की तैयारी है, यानी 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपए फीस में होगी। इसमें लाइव क्लास, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर, लिखित टाइप के क्वेश्चन आंसर, सब कुछ आपके मिलेंगे, कॉपी लिखने की क्लास, सारी डिटेल से जानकारी आपको मैं दूंगा। किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं महसूस होगी, सब कुछ बारीकी के साथ और सब कुछ बहुत बेहतर अंदाजे में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम और सेमेस्टर नाम। 100 रुपए फीस, या आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, और किसी जो है खुद भी जमा कर सकते हैं। स्कैनर आपके पास भेजा जाएगा, और उसी स्कैनर पर क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए पेमेंट कर देने हैं ऑनलाइन माध्यम से। अगर आप नहीं चलाते हैं, नहीं चलाती, तो किसी दूसरे से आप सेंड कर सकते हैं। गर्ल्स ग्रुप, बॉयज ग्रुप दोनों का अलग अलग है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। और को करिकुलर के लिए विशेष पद्धति पर आधारित चीजें मिलेंगी आपको। को करिकुलर का हमारा दूसरा एक चैनल है, को करिकुलर मास्टर नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, को करिकुलर मास्टर, इस नंबर पर एसएमएस करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऐसे ही सभी चैप्टर के आपको मिलेंगे। देखिए, सामाजिक अनुसंधान में प्रयोगशाला अनुसंधान क्यों सीमित होता है? प्रयोगशाला अनुसंधान इसलिए सीमित होता है, समय की कमी की वजह से? बिल्कुल नहीं, सामाजिक घटनाओं की जटिलता की वजह से। यानी सामाजिक घटनाएं बड़ी जटिल होती हैं, इनको आप प्रयोगशाला में, यानी कि किसी लैब में आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये इसका सीमित हो जाता है दायरा। देखिए, सामाजिक घटनाएं बहुत जटिल और गतिशील होती हैं, जिन्हें प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थितियों में जांचना कठिन होता है। इसलिए सामाजिक अनुसंधान प्राय क्षेत्रीय या सर्वेक्षण पर आधारित होता है, ना कि प्रैक्टिकल पर आधारित होता है। प्रैक्टिकल नहीं बल्कि सर्वेक्षण पर आधारित होता है। छठा प्रश्न, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति मुख्यतः कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति जो होती है वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक प्रकृति होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने कई बार बता भी रखा है, पूरी प्रकृति को समझाया है। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान क्या होता है? तर्कपूर्ण, वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मकता पर आधारित होता है। इसमें तथ्यों को गहराई से जांचा और समझा जाता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आ चुका, समाज शास्त्र में अनुसंधान का प्रमुख आधार क्या है?
श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं, वैज्ञानिक पद्धति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है ताकि निष्पक्ष निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन किसकी विशेषता है? सिस्टमेटिकल मतलब कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन सामाजिक अनुसंधान की विशेषता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अनुसंधान एक क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें किसी विषय या समस्या को चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से और वैज्ञानिक ढंग से समझाया जाता है, परखा जाता है, इसके जो है चीजों को विस्तार से समझते हैं, परखते जानते हैं। 9वां प्रश्न आ चुका है, सामाजिक अनुसंधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, भावात्मक नहीं, जनमत नहीं, विश्लेषणात्मक ही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण यानी कि सामाजिक अनुसंधान विश्लेषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह समाज के तात्विक पक्ष को समझने में सहायता देता है, सहायक होता है। 10वां क्वेश्चन प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान में तथ्य किस प्रकार एकत्रित किए जाते हैं? अनुमान से नहीं, मीडिया से नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव और विधियों से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, प्रत्यक्ष अनुभव और विधियों से प्राप्त होते हैं। ये आपको बता दूं नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार, प्रश्नावली, सर्वेक्षण आदि विधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष तथ्यों को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न, सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बेटा? केवल आंकड़े एकत्र करना, सामाजिक समस्याओं की सतही जानकारी देना। क्या होता है? सामाजिक तथ्यों की वैज्ञानिक जांच करना। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, सामाजिक तथ्यों की वैज्ञानिक जांच करना। व्याख्या आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, लिखा हुआ है, सामाजिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य यह है कि वह सामाजिक तथ्यों, घटनाओं और व्यवहारों की वैज्ञानिक पद्धति से परीक्षण और विश्लेषण करता है ताकि विश्वसनीय निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न, निम्न में से कौन सा गुण सामाजिक अनुसंधान में अनिवार्य रूप से पाया जाता है? सामाजिक अनुसंधान में कौन सा गुण पाया जाता है बेटा? भावात्मक दृष्टिकोण बिल्कुल भी नहीं, व्यक्तिगत पक्षपात नहीं, वस्तुनिष्ठता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। आपने अगर पढ़ा होगा सही तरीके से तो आप लिख पाएंगे। ठीक है, या आप लिख सकते हैं, सामाजिक अनुसंधान में शोधकर्ता तटस्थ और वस्तुनिष्ठ रहता है, वह अपने व्यक्तिगत मत और भावनाओं से दूर रहता है। यहाँ पर इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप सुन लीजिए। बाकी इसको पीडीएफ के लिए, यानी बच्चे जब पीडीएफ पढ़े तो उनके लिए इसको लिखा गया ताकि पीडीएफ पढ़ करके उसको उनके समझ में आ जाए तुरंत क्वेश्चन। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो आपके लिए ही तैयार किया गया। 13 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक अनुसंधान की कौन सी विधा भविष्य की नीतियों और योजनाओं को प्रभावित करती है? वो है अनुप्रयुक्त अनुसंधान, यानी कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान जो होता है ये करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये आपको लिखा हुआ, आप समझ लीजिएगा। अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उद्देश्य समाज की समस्याओं का समाधान करना होता है, इसके निष्कर्ष सीधे नीति निर्माण में सहायता करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक अनुसंधान का कौन सा प्रकार विशेष रूप से सिद्धांतों के निर्माण हेतु होता है? सिद्धांतों के लिए जो मूलभूत अनुसंधान होता है, ठीक है, वो उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार के मैंने बताए थे, तो उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार के अनुसंधान होते हैं, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और मूलभूत अनुसंधान। तो उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, समझा चुका हूँ। मूलभूत अनुसंधान का कार्य सिद्धांतों के निर्माण और ज्ञान विस्तार के लिए होता है, यह समान शुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है, समानतया। ठीक है, शुद्ध ज्ञान के लिए किया जाता है। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रकार प्रारंभिक जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है? प्रारंभिक जानकारी जो होता है, अन्वेषणात्मक अनुसंधान जो होता है प्रारंभिक जानकारी के लिए होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इन सभी को मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, अन्वेषणात्मक अनुसंधान किसी नए क्षेत्र या विषय में प्रारंभिक जानकारी देने हेतु किया जाता है ताकि आगे गहन शोध हो सके। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न आ चुका, सत्य को प्रमाणित करने के लिए निरीक्षण और परीक्षण आवश्यक है, यह कथन किस अनुसंधान की प्रकृति को दर्शाता है? तो इसकी वैज्ञानिकता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है जहां सत्य की पुष्टि के लिए वस्तुनिष्ठ निरीक्षण और परीक्षण आवश्यक होता है। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न, अनुसंधान में पर्याप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? उस विधि का नाम है सांख्यिकीय विधि। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से अनुसंधान में एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो कि वैज्ञानिक होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सामाजिक अनुसंधान के द्वारा कौन सी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होती है? कौन सी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होती है बेटा? देखिए, मत संग्रह की प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है, मत संग्रह की प्रक्रिया भी होती पारदर्शी, समस्या समाधान, नीति निर्माण, इन सभी की प्रक्रिया एकदम से पारदर्शी होती है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, ऊपर के सभी। ठीक है,
सामाजिक अनुसंधान जो होता है नीति निर्माण, मत संग्रह और समस्या समाधान में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाता है, क्योंकि यह प्रमाणों पर आधारित होता है। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है सामाजिक अनुसंधान की सबसे पहली आवश्यकता क्या है? सबसे पहली आवश्यकता है शोध समस्या की पहचान करना। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे शोध समस्या के बारे में पढ़ेंगे, सबकी चरण के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक अनुसंधान के कितने चरण होते हैं पूरा विस्तार से बताएंगे। सामाजिक अनुसंधान की शुरुआत सबसे पहले शोध समस्या की स्पष्ट पहचान से होती है, जिसके आधार पर आगे की प्रक्रिया चालू होती है, निर्धारित होती है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सामाजिक अनुसंधान समाज के लिए कैसे उपयोगी होता है? सामाजिक अनुसंधान समाज के लिए उपयोगी होता है ज्ञानवर्धन के लिए, सामाजिक नीति को बनाने में, समस्याओं को समझने और हल करने में, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, आपका इस तरीके से पूरा हुआ। और अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि अगला चैप्टर होगा सोशियोलॉजी बीए 5th सेमेस्टर का पेपर नंबर 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस में अगला जो चैप्टर आपका होगा उसमें हम लोग चर्चा किसके बारे में करेंगे? इकाई 1 अध्याय संख्या 1 अध्याय संख्या 2, जिसमें हम चर्चा करेंगे साइंस मतलब कि क्या होगा, साइंटिफिक रिसर्च यानी वैज्ञानिक शोध की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इसका रिसर्च क्या होता है, स्टेप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च यानी कि क्या क्या प्रक्रियाएं, क्या क्या चरण है इसके। यानी पहला चरण जैसे सामाजिक समस्या का चयन करना हुआ, तो पूरा उसको समझेंगे, समस्या क्या होती है, पूरा डिटेल से जानकारी हम देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इन सभी की क्लास आपको लेनी है तो आप क्लास ले सकते हैं। एसएमएस कर दीजिएगा 91 61 93 60 62 पर, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे। ठीक है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस लगेगी, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। उसके बाद में आपको क्लास मिल जाएगी। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, बात ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए पूरी ग्रुप की व्यवस्था कर दी गई, क्लास आपको सब कुछ मिलती रहेगी। मिलते नोट्स, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव लिखे, सब टाइप के क्वेश्चन, सभी विश्वविद्यालय संबंधित सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। कोर्स में जुड़ना है तो इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिए।